बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का, इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। ये फैसला सर, मैं जैसे बता रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं पूछूं तो ये एक एक्सपेक्टेड सामान्य प्रशासनिक मूव है ट्रम्प साहब का। 18 साल से ऊपर नॉन सिटीजन्स को अब हर समय आईडी रखनी होगी। H1B वीज़ा हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, जो भी उनकी लीगल आईडीज़ हैं वो रख के चलना होगा। ये एक्सपेक्टेड एक सामान्य एक प्रशासनिक मेजर है सर, या इसमें ट्रम्प की नीतियों की कुछ सूक्ष्म समीक्षा का भी दायरा बढ़ता है सर? देखिए दीपक, मोटे तौर पर अपने सभी चुनावी भाषणों में राष्ट्रपति ट्रम्प हमेशा दो बातों को हमेशा जोर देते थे। पहले तो ये कि वो टैरिफ्स को इंक्रीज करेंगे सभी देशों के विरोध में, क्योंकि उनको लगता था कि व्यापार का जो घाटा है उसको सुलटाने के लिए वो जरूरी है उनके लिए। और दूसरा, उनको हमेशा से ये लगता था कि विदेशी घुसपैठ करके अमेरिका के जो वृद्धि है, जो तरक्की है, उसमें रुकावट बनते हैं, और अलग अलग तरह से वो उनको आतंकी या ड्रग माफिया या कुछ और तरह से क्रिमिनल्स वगैरह कहते रहे। तो दोनों चीजें लगातार होती हुई नजर आती हैं। जो अजीब ये लगता है कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी, यहाँ फेयरनेस ऑफ ट्रेड की बात होती है, वहां अब 145% टैरिफ हाइक लगा रहे हैं चीन के अगेंस्ट में। ठीक उसी तरह से यहाँ बोलने की आजादी और रहने आने जाने की, यातायात की आजादी वाला वो देश माना जाता था, वहां अब ऑलमोस्ट पुलिस स्टेट जैसा हाल बनता हुआ नजर आता है कि सभी को किस तरह से बार बार 30 दिन में फिर अपना यदि पता बदलते हैं तब बार बार उनको सरकार को जाकर रिपोर्ट करना हुआ। एक तरह से भारतीय लोग जब पाकिस्तान जाते हैं तब कभी कभी ऐसा माहौल देखने को मिलता है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि लगातार वो चीजों को जटिल या मुश्किल करते हुए नजर आते हैं। और ये देश जो इमिग्रेंट्स का देश है अमेरिका, उसमें इमिग्रेंट्स पर इतनी ज्यादा रोक और अंकुश लगाने की जो एक पूरी सोच है, वो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। किस तरह से फिर देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसमें इमिग्रेंट्स का बहुत ही खास रोल है, और खासकर भारतीय मूल के भारत के नागरिकों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इस तरह की यदि चीजें वो तैयार करते हैं, हाल ही में देखें कि वहां एक पुराना 1952 का इमिग्रेशन एंड नेशनलिस्ट एक्ट है, उसकी एक खास प्रोविजन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, करीब 300 से ज्यादा वीजा 29 अमेरिका की स्टेट्स में, प्रांतों में रिजेक्ट किए जा चुके हैं। कुछ चीजें कोर्ट में भी गई हैं। तो ये जो रवैया है कि यदि आपको ड्रंक अव्यवस्था में ड्राइव करते पकड़ा गया, या आपके सोशल मीडिया पे कुछ मिला, या आपको प्रोटेस्ट करते हुए देखा गया अपने विश्वविद्यालय में, तो इमीडिएटली आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और वहां के जो विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि जो वीजा है वो आपका प्रिविलेज है, वो आपका अधिकार नहीं है, इसलिए जितने भी हम अंकुश लगाना चाहें लगाएंगे। हालांकि ये वीजा पहले भी आसानी से नहीं मिलता है। दोनों विदेश मंत्रालय और उनका जो होमलैंड सिक्योरिटी है बहुत कड़ी नजर, पैनी नजर इस्तेमाल करते हैं। और हाल ही में तो एआई एम्पावर्ड, एआई असिस्टेड टूल्स उन्होंने डेवलप किए हैं कि आपके सोशल मीडिया को पूरा चेक करते हैं। पिछले साल करीब 41% वीजा के एप्लीकेशन नहीं मिला था वीजा उनको, इतनी कड़ी निगरानी करते हैं। और इसके बाद जब वीजा मिलता है, लोग वहां पहुंचते हैं, और विश्व में भारतीय लोग बहुत ज्यादा अमेरिका जाते हैं। करीब 12 लाख भारतीय पिछले साल अमेरिका गए। उसके बाद इस तरह का पुलिस स्टेट जैसा जो बिहेवियर है वो अजूबा है अपने आप में। पर राष्ट्रपति ट्रंप की कौन सी ऐसी नीति है जो अपने आप में अजूबा नहीं है? ये बात आपने सही कही सर। उनकी कौन सी ऐसी नीति है जो अपने आप में अजूबा नहीं है, जो दुनिया को चौंकाती नहीं है? लेकिन इस बार कुछ चीज़ों ने ज़रूर चौंकाया है, और वो मतलब एक अतिरिक्त जो सख्ती दिखाई है। माइनर्स के लिए भी रूल्स लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि 18 से ऊपर ही है, 14 साल से ऊपर के बच्चों को भी रजिस्टर करना होगा। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और एक नो सैंक्चुरी पॉलिसी निकाली गई है। DHS ने साफ कहा है नो सैंक्चुरी फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब सख्त इन्फोर्समेंट होगा। इंडियन स्वाभाविक रूप से हाईली इम्पैक्टेड है, बट ओवरऑल ये जो सर इमिग्रेशन करके ट्रम्प साहब आए हैं,
और टैरिफ को अगर हम थोड़ा सा अलग भी रख दें, ये ओवरऑल आपको क्या लगता है सर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये वाकई में ज़रूरी थे, या एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं? वहाँ के कंज्यूमर बेस का नुकसान है भाई। इमिग्रेंट सिर्फ काम ही थोड़ा ना करते हैं, स्पेंड भी तो कर रहे हैं, वहाँ पर घर खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ग्रोसरीज, एजुकेशन वगैरह वही ले रहे हैं। आपका हायर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स हो जाएगा। अगर स्किल्ड इमिग्रेंट्स की कमी हो गई, कंपनीज को महंगा पड़ेगा, लोकल लेबर हायर करना पड़ता है या आउटसोर्स करना पड़ता है, वो महंगा होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स पर डिपेंडेंट है, उसको कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो सर, क्या इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या सिर्फ अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ उसको मूर्त रूप देने की उन्होंने ठान ली है? सर, आपने खुद बड़ा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि किस तरह से अलग अलग तरीके से, चाहे वहाँ के उत्पादन में योग्यता हो उनकी, या उनके शोध में, नवाकार में अपना योगदान हो लोगों का, या फिर वहाँ जो पर्यटक जाते हैं वो जितना वहाँ खर्चा करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, भारतीय मूल के नागरिक, वहाँ अक्सर आम बाहर से आने वाले लोगों से ज्यादा सक्षम और समृद्ध माने जाते हैं। तो अलग अलग तरह से ये इमिग्रेंट्स वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। पर ये बात भी सही है कि आप देखें कि टैरिफ्स को जिस तरह से पहले उन्होंने पूरे विश्व को झटका दिया, आपने देखा स्टॉक एक्सचेंजेस में कैसे उथल पुथल हुई, फिर उसके बाद अपने आप 90 दिन का एक उसके ऊपर ठहराव लगा दिया कि 90 दिन तक सभी देशों पर इस तरह का टैरिफ हाइक जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, केवल चीन पर होगा। तो क्या इस तरह से जो इमिग्रेशन को लेकर अचानक जो हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त, इस तरह की अलग अलग तरह से जो टिप्पणियां आ रही हैं, कार्रवाई हो रही है, क्या इस पर भी रुकावट लगेगी? शायद लग भी सकती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि वहां की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में, और खासकर वहां के उत्पादन को यदि वो कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं विश्व स्तर पर, चीन से उनकी प्रतिस्पर्धा है उत्पादन को लेकर, तो ये इमिग्रेंट्स के कंधों पर ही वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेवाओं के भी अलग अलग क्षेत्र में, खासकर पूरा जो वेस्टर्न क्षेत्र में जो पूरा आईटी सेक्टर उनका है, सारा इमिग्रेंट्स चलाते हैं। तो जब उनको ये कुछ समझ में आएगा तो शायद इसमें कुछ बदलाव आए। पर फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिनों तक ये जो परेशानी है या चिंता है, जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा भारत वहां विद्यार्थी भारत से जाते हैं, नौकरी के वीजा पर भी बहुत से लोग जाते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के वीजा में अब डिले और करने का, एक जमाने में भारत में ही करीब 300 से ज्यादा दिनों का इंतजार करना पड़ता था आपको वीजा अप्लाई करने के लिए अमेरिका के लिए, अब वो कम होकर 150 दिन आज भी है। तो जाहिर है कि हाँ, ये भी सच है कि बहुत ज्यादा भारतीय अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, पर ये प्रबंधन में ढिलाई देना, या उसको कड़ा करना, या उसको ये कहना कि हमारी क्षमता नहीं है इनको इतनी जल्दी प्रोसेस करने का, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो आप बता रहे हैं कि उनको अलग अलग तरह से अपना फिंगरप्रिंट्स देना होगा, अपना पता जाकर बताना होगा, सभी को जाकर 14 साल तक के बच्चों को वहां खुद जाना होगा, उससे छोटे बच्चों को पेरेंट्स को रिपोर्ट करना होगा। ये क्या है? ये एक तरह से विश्व में एक नया रुझान नजर आता है मुझे, अमेरिका में खासकर नजर आता है कि जब आप मान लीजिए कि गांव में चोरी होती है ना, तो जो पुलिस है, जिसकी जिम्मेदारी है चोरों को रोकना या उन पर नजर रखना, उनको नहीं पूछा जाता, सारे गांव को लाइन में लगा दिया जाता है कि आप खुद बताएं आप कौन चोर है। तो ये जब आपका विदेश मंत्रालय, होमलैंड सिक्योरिटी पूरी तरह से उसको देखता है कि इसको वीजा मिलना चाहिए, उसके बाद आप किसी को वीजा देते हैं, तो फिर वो वीजा जब मिल जाता है तो उस पर भरोसा करना चाहिए आपको। इसका क्या मतलब है कि आपको अपनी एजेंसियों पर ही भरोसा नहीं है कि वो क्या वीजा गलत लोगों को दे रहे हैं, किस तरह से गलत लोग वहां घुस जा रहे हैं। तो आपकी अपनी क्षमता या अपनी योग्यता पर भी मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जब वीजा किसी को दिया जाता है तो उसको आजादी होनी चाहिए कि पूरे आपके अमेरिका में कहीं जाना भी, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। यदि उसको नौकरी वाला वीजा है तो, या इन्वेस्टमेंट वाला वीजा है तो, उसको फिर बार बार आप तंग करें कि आप यहाँ आए वहां आए, ये कहें वो कहें, यहाँ फिंगरप्रिंट्स दिखाएं। ये तो मतलब बहुत ही आप कहें कि जो कम क्षमता वाले आप देखें डिक्टेटोरियल या मिलिट्री रूल्ड स्टेट्स हैं, उस वहां ये सब पुलिस स्टेट वाला माहौल आपको नजर आता है। इस तरह के आजाद देश अमेरिका जिसको हम कहते हैं, अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, वहां ये सब बड़ा अटपटा लगता है। और आप यकीन मानिए कि अब अमेरिका के अखबार उठा के देखिए, उनके संपादकीय पढ़ के देखिए,
और वहाँ पर अब ये सवाल बड़े उठने शुरू हो गए कि ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। यू किक आउट इमिग्रेंट्स, यू लूज टैलेंट, यू लूज टैक्स रेवेन्यू, यू लूज टुमारोज इनोवेशन। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्रूअल नहीं है बल्कि इकोनॉमी के लिए एक डम्ब स्टेप भी है। तो अब ट्रंप तो ट्रंप है, उनको कोई शार्प कहे या डम कहे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देखते हैं कि अपने वो जो पॉलिटिकल बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने वादों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस राह पर वो चल पड़े हैं, वो राह अमेरिका को और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को किस ओर लेकर जाएगी, ये देखना तो बड़ा लाजमी भी होगा और दिलचस्प भी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के मुद्दे पर आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, वक्त निकालने के लिए।